और चलिए कुछ और अहम खबरों के लिए रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी स्नेहलता और जया बनी हुई है। बिल्कुल अवधेश, देखिए 24 चुनाव से पहले बड़ा प्रोमिनेंट दौरा होने वाला है। नासिक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, एक रोड शो है, कई तरीके की योजनाएं, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसके शुभारंभ में वो मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में नासिक, मुंबई और नवी मुंबई में होंगे। ताबड़तोड़ दौरे की शुरुआत नासिक से होगी। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:15 पर नासिक पहुंचेंगे। 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। देश भर से लगभग 7500 युवा प्रतिनिधि शामिल होंगे। 1 लाख से ज्यादा युवाओं की भीड़ होगी और सब लोग यहाँ सम्मिलित होकर भारत की युवा शक्ति को दिखाएंगे। नासिक दौरे में पीएम मोदी का भक्ति भाव भी दिखेगा। ऐतिहासिक काला राम मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। काला राम मंदिर जिसकी एक अलग बैकग्राउंड है, उसका एक स्टोरी है उसके पीछे, वहाँ पूजन करके श्री रामचंद्र जी का पूजन करके वो वापस यहाँ सभा स्थल पर आएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान जब श्री राम पंचवटी आए थे तब उन्होंने काला रूप धारण किया और ऋषियों को राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी। आज भी मंदिर के गर्भगृह में श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की काले रंग की मूर्ति विराजमान है। देखिए, नासिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई और नवी मुंबई जाएंगे, जहां 30,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक से रवाना होने के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे मुंबई आएंगे। 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में समय को भी कम करेगा। मुंबई के बाद पीएम नवी मुंबई जाएंगे। शाम करीब 4:15 पर पहुंचेंगे। 12,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला रखेंगे। सूर्या क्षेत्रीय थोक पेयजल परियोजना के पहले चरण की शुरुआत करेंगे। करीब 2,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की आप बात कर लीजिए, तो सीट शेयर कैसे किया जाए, इसका फॉर्मूला तलाशने की जो प्रोसेस है बड़ी तेज हो गई है। इसी क्रम में दिल्ली में आज अहम बैठक होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से बातचीत होगी, उस पर निगाहें रहेंगी। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत और बीजेपी की हार के लिए बने इंडिया गठबंधन के लिए आज अहम दिन है। आज सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस गठबंधन समिति की आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ दूसरे राउंड की मीटिंग होनी है। यानी आज उस सवाल का जवाब मिल सकता है कि कांग्रेस के 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या डील हो सकती है या फिर नहीं। इस बीच बंगाल में सीटों को लेकर कांग्रेस और टीएमसी में ठन गई है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने 2 टूक कह दिया है कि वो कांग्रेस गठबंधन समिति से बात नहीं करेगी, क्योंकि वो कांग्रेस को अपने रुख से अवगत करा चुकी है। सूत्रों के अनुसार टीएमसी ने कांग्रेस को उन 2 सीटों की पेशकश की है जो उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये पेशकश स्वीकार करना मुश्किल है। विपक्षी खेमे में चल रही रस्साकशी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी निशाना साधा। कांग्रेस ने और यूपीए ने तो आपके साथ हमेशा राजनीति की। कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल। सीट शेयरिंग पर फंसे पेच की वजह से बिहार में इंडिया गठबंधन की गाड़ी नहीं दौड़ पा रही है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने अपने सफर के लिए नई गाड़ियां खरीदी हैं। सीएम नीतीश कुमार बिहार के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो में पहुंचे थे, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक कारें थी। उन्होंने हर सेगमेंट को देखा, खूबियों से रूबरू हुए और इलेक्ट्रिक कार कैसे काम करती है ये समझने के लिए अपने ड्राइवर को भी बुलाया। आखिरकार नीतीश कुमार ने सीएम कारकेट के लिए 2 गाड़ियों को पसंद किया और उसी वक्त उन्हें खरीदने का ऑर्डर भी दे दिया। इनमें से एक गाड़ी की कीमत 52 लाख रुपए है, जो एक बार चार्ज होने पर 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार में पहली बार ऐसे एक्सपो का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री सचिवालय से भी 4 गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर दिया गया।
हमारी रिस्पांस देख के हम लोगों ने ये एक्सपो एक दिन और बढ़ा दिया है, पहले से भी आज का था। इसी तरह धीरे धीरे अलग अलग शहरों में भी करेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू कर चुकी है। 5 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को कुल वाहन बिक्री का कम से कम 15% बनाने का लक्ष्य है। इसी बीच बड़ी खबर है, आपको बताएं, रामलला के पूजन पद्धति में बदलाव की बड़ी खबर मिल रही है और इस बात की पुष्टि की गई है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में महंत का कहना यह है कि बाल रूप में होने की वजह से यह स्तुति नहीं होगी। पुजारी सत्येंद्र दास ने इस बात को कंफर्म किया है कि बाल रूप में ये मूर्ति विराजित रहेगी, इसीलिए पूजन की पद्धति में बदलाव, सीताराम एक साथ स्तुति नहीं गाई जाएगी। बिल्कुल, और देखिए राम मंदिर में क्योंकि भगवान के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित की जा रही है और इसी वजह से पूजा पद्धति में बदलाव किया गया है। रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं। आचार्य जी, ये जो है पुस्तक आपके हाथ में, जरा इसके बारे में हमको बताइए। आपको ये ट्रस्ट की ओर से भेजी गई, इसका क्या महत्व? ऐसी पुस्तक बनाई गई है जो चारों भाई बालक रूप में हैं, राम की जन्मभूमि है। पूजा पद्धति में थोड़ा बदलाव भी हुआ है। इसमें ये हुआ है जो हमारे सभी मंदिरों में है, जो स्तुतियाँ जिसमें राम और सीता की स्तुति होती है, वो इसमें केवल राम की है, चारों भाइयों की है, तीनों माताओं की है। बदलाव ये हुआ कि इसमें माता सीता राम के साथ जो स्तुतियाँ होती हैं वो इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माता सीता और राम जी नहीं, राम जी पौष रूप में नहीं है, बाल रूप में है। राम दरबार में किन किन लोगों की मूर्तियाँ होंगी महाराज? राम दरबार नहीं होगा, केवल राम की ही, चारों भाई की, और मूर्ति नहीं वहाँ रहेंगी। देखिए, मुंबई से खबर है जहां एक छोटे से कमरे में, पता नहीं इसे फैक्ट्री कहना चाहिए या नहीं, लेकिन हाँ, ड्रग बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। एमबीबीएस की प्रेप करने वाला स्टूडेंट बताया जा रहा है। क्या है डिटेल्स, देखिए। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक छोटे से कमरे में दिख रही ये एक ड्रग्स फैक्ट्री है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस छोटी सी जगह में धड़ल्ले से करोड़ों रुपए की ड्रग्स बनाई जा रही थी। मुंबई के कांदिवली इलाके में, और ये जो एक कमरा आपको छोटा सा दिख रहा है, इस कमरे में करोड़ों की ड्रग्स बनाई जा रही थी। कांदिवली पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और यहाँ से जो है करीब 1 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा है। मुंबई पुलिस को इस ड्रग्स फैक्ट्री के बारे में तब पता लगा जब उन्होंने अबरार शेख नाम के एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। पूछताछ की तो पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। फौरन कांदिवली के इस्लाम नगर में रेड मारी गई। सब इक्विपमेंट, केमिकल सब पुलिस को स्पॉट पर ही मिले। एक आरोपी नूर आलम महमूद आलम चौधरी, जो कि शिक्षण से BHMS डॉक्टर है, वो भी स्पॉट से ही पुलिस को मिला। आरोपी को अरेस्ट करके अभी पुलिस आगे का इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रही है। बता दें कि घर में चल रही इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करोड़ों के ड्रग्स बनाए जा रहे थे, जिन्हें मुंबई के मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। 2 दिन के बाद संगम नगरी में माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है और माघ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। और देखिए, अगर गंगा नदी में गंदगी मिलती है तो फिर अफसरों पर कार्रवाई होगी, वो जेल जा सकते हैं और इसके लिए समीक्षा भी बिठाई जाएगी। गंगा सफाई की समीक्षा करने के लिए नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव बुधवार को कानपुर पहुंचे। तमाम एजेंसीज, अधिकारियों और इंजीनियर्स के साथ मीटिंग की, सबको सख्त निर्देश और चेतावनी दी। कहा, अगर गंगा की निर्मलता से समझौता किया गया तो जिम्मेदार संस्थाएं और अफसर कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। न सिर्फ कार्य आवंटन निरस्त होगा, बल्कि FIR भी की जाएगी। 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर गंगा जी में एक भी नाला गिरा तो अफसरों की खैर नहीं। माघ मेले के दौरान गंगा जी में जितना भी वेस्ट वाटर है या सीवरेज है वो नहीं जाना चाहिए। ये हम लोगों की प्राथमिकता है, ताकि माघ मेले के दौरान नदी में प्रदूषित जल नहीं जाने पाए गंगा जी में। इसका हम लोगों को प्रयास करना, और सभी एजेंसीज को इसके लिए और सभी इंजीनियर्स को इसके कड़े निर्देश दिए गए हैं। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि माघ मेले में अविरल निर्मल गंगा के संकल्प को पूरा करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देश में राजनीतिक तूफान मचा हुआ है और उस खबर के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का स्नेहलता के पास। बिल्कुल, देखिए, अवधेश, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस सवालों के घेरे में है। पार्टी के भीतर भी अब इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साधु संत भी कांग्रेस के इस फैसले को लेकर के कह रहे हैं कि ये कैसा फैसला।
चारों तरफ से घिरी कांग्रेस की कंडीशन आप देखें तो वो अब डैमेज कंट्रोल में लगी है और अपने फैसले को कवर करने के लिए कह रहे हैं शंकराचार्य भी तो नहीं जा रहे, इस बात का हवाला दिया जा रहा है। कांग्रेस वो राम के साथ नहीं बाबर के साथ में खड़ी है। हिंदू धर्म के जो स्तंभ है शंकराचार्य, वो जब बहिष्कार कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों घसीट रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा में आने से कांग्रेसियों ने अपने को वंचित रखा, ये एंटी हिंदू है। रामलला ये कोई भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे देश, राष्ट्र और विश्व की प्रॉपर्टी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। उन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी सज संवर रही है। धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। इस उत्सव पर सियासत भी छाई हुई है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के इनकार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से दूरी क्यों बना रही है? क्या कांग्रेस नेताओं को हिंदुत्व में आस्था नहीं है? खुद कांग्रेस के अंदर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम के प्राण प्रतिष्ठा से दूरी क्यों? दिल्ली से गुजरात तक उठते सवालों के बीच कांग्रेस के दिग्गज अब अपने बयान के लिए नई थ्योरी लेकर आए हैं। कांग्रेस के दिग्गज अब कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से नहीं हो रही है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है, चुनावी फायदे के लिए आयोजन हो रहा है। खुद के बचाव और अपने तर्क को सही साबित करने के लिए कांग्रेसी दिग्गज चारों शंकराचार्यों का उदाहरण दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूजा विधि विधान से नहीं हो रही है, इसलिए चारों शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना ली है। सनातन धर्म के सबसे बड़ा धार्मिक अथॉरिटी है वो चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया। बोले कि प्रधानमंत्री नहीं, मंदिर उद्घाटन करने में हम लोग नहीं जा रहे, फिर हम कैसे जाएंगे? राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसे काम बीजेपी कभी नहीं करना चाहिए। कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहाँ कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। अमर्यादित कार्य हो रहा है और ये राजनीतिक उद्देश्य है, तो उसी बात को तो कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस धर्म, धार्मिक विधि विधान और चारों शंकराचार्य का हवाला देकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने को सही करार दे रही है। दरअसल श्रृंगेरी मठ, रामेश्वरम तमिलनाडु के शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज, गोवर्धन मठ पुरी ओडिशा के शंकराचार्य निशलानंद सरस्वती महाराज, शारदा मठ द्वारका गुजरात के शंकराचार्य सदानंद महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है शंकराचार्य नाराज हैं और इसी वजह से प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर हैं। कांग्रेस ने नाराजगी वाली थ्योरी सोशल मीडिया पर तैर रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के एक वीडियो से बनाई है। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के इसी बयान को कांग्रेस अपने बयान का हथियार बना रही है, लेकिन अयोध्या के मुद्दे पर शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज की तरफ से जारी इस चिट्ठी को भी देखिए। इस चिट्ठी में शंकराचार्य सदानंद महाराज ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद, शास्त्र, धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए होना चाहिए, कोई नाराजगी नहीं जताई है। ऐसी ही एक चिट्ठी श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज की तरफ से भी जारी की गई है। इस चिट्ठी में शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को खुशी का विषय बताया है।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध की खबर को गलत बताया है, साथ ही इसे मिथ्या प्रचार भी कहा है। शंकराचार्य ने श्रद्धालुओं से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की अपील भी की है। यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहिष्कार को लेकर चारों शंकराचार्य भी एक मत नहीं हैं। शंकराचार्य चाहते हैं कि विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हो, ऐसा हो भी रहा है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस जो है वो राम के साथ नहीं बाबर के साथ में खड़ी है। उन्होंने अपनी मानसिकता को, जो मानसिकता केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उन्होंने मजबूरीवश अपनाई हुई है, उस मानसिकता का एक बार फिर से परिचय दिया। In my view, they should not have been invited at all. But VHP has given them a golden opportunity. But they missed the bus again. जिनको ना विश्वास है ना भरोसा है, वो लोग दूर रहना चाहते, तो कोई उसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। देश राम भक्ति में भावमग्न है। ऐसे में कांग्रेस ने जो फैसला लिया है उसका बचाव करना पार्टी नेताओं को भारी पड़ रहा है। पार्टी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस नेता अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता मंदिर पूर्ण होने पर दर्शन करने 100% जाएगा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जाएगा। हम सब लोग पहले से ये तय है कि ये जो अपना मकर संक्रांति का दिन है 15 तारीख का, उस दिन हम सब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने प्रभारी के मार्गदर्शन में हम लोग वहां पर सरयू जी में स्नान करेंगे। चारों तरफ से उठते सवालों के बीच कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर सियासत के बीच अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले उत्सव की तैयारी जोरों पर दिखाई दे रही है। देखिए, समारोह में पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी समेत 2500 से ज्यादा वीवीआईपी हस्तियां शामिल होंगी और ऐसे में अयोध्या में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती के साथ ही एआई की भी मदद ली जा रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर लाखों श्रद्धालु अयोध्या में होंगे। पीएम मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत करीब 2500 नामी गिरामी हस्तियां अयोध्या में मौजूद रहेंगी। पूरी दुनिया की नजर अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होगी। इस उत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं, साथ ही तैयारी ये भी चल रही है कि कैसे ये उत्सव बिना किसी बाधा और खतरे के पूरा हो। इसके लिए अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। जल, थल और आसमान से अयोध्या के चप्पे चप्पे पर चौकस नजर रखने की तैयारी है। अयोध्या की सरयू नदी में मोटर बोट, चप्पे चप्पे पर जवान और हवा में ड्रोन तैनात रहेंगे। यूपी एटीएस की टीम अयोध्या में डेरा डाल चुकी है। अयोध्या में यूपी एटीएस का कमांड सेंटर भी बना दिया गया है। अयोध्या में 11,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। यूपी पुलिस विभाग की छुट्टियां 26 जनवरी तक निरस्त रहेंगी। अर्धसैनिक बलों को भी अयोध्या में तैनात किया जा रहा है। अयोध्या आने वाले रास्तों पर कड़ी निगरानी की तैयारी है। 22 जनवरी के पहले ही अयोध्या में रह रहे बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। होटल्स में रहने वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। साथ ही नजदीकी नजर रखने के लिए अयोध्या में 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। अयोध्या जनपद में 10,000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं वो काफ़ी मॉडर्न है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरे हर स्थान पर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ड्रोन्स से एरियल सर्विलांस की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी हद तक का इस्तेमाल पूरी तरह से किया जा रहा है। चौकसी सिर्फ जमीन पर नहीं होगी, ये तस्वीरें देखिए। आसमान से भी अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 12 ड्रोन कैमरों से पूरी अयोध्या की सुरक्षा पर नजर होगी। इसके साथ ही मंदिर परिसर में एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया जा रहा है। ये सिस्टम मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में काम करेगा
5 किलोमीटर की दायरे में घुसने वाले किसी भी अवैध ड्रोन को ये सिस्टम तत्काल डिटेक्ट कर लेगा। अवैध ड्रोन को ये सिस्टम हवा में ही मार गिराएगा। ये सिस्टम इतना एडवांस है कि ड्रोन कहां से उड़ाया गया इसकी जानकारी भी रिकॉर्ड करेगा। फ्रीक्वेंसी जैमर पर हम लोग इस पे एक पूरा का पूरा सिस्टम इस पे काम करता है। बहुत सारी टेक्निक्स इसमें है और बेसिकली कई सारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स में से एक सिस्टम हम लोगों का आज जो हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली अपने पास लिया है और ये आगे की भी हमारे अयोध्या जी की सुरक्षा के लिए ये पूरी तरह से इसमें हम लोग मुस्तैद रहेंगे। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सरयू किनारे भी बेहद चौकसी होगी। सरयू में चलने वाली हर बोट की पहचान की जा रही है। बोट चलाने वालों का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। सरयू के आसपास पुलिस वालों की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। सरयू में निगरानी के लिए पुलिस वालों को हाई स्पीड बोट भी मुहैया कराई गई है। जल, थल, नभ के अलावा सोशल मीडिया पर भी चौकस नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट को खुफिया इनपुट मिलने के बाद सोशल मीडिया पर मौजूद संदिग्ध अकाउंट की भी निगरानी की जा रही है। भड़काऊ पोस्ट और माहौल बिगाड़ने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की स्क्रूटनी की जा रही है। साइबर सेल की 10 डेडिकेटेड टीमों को सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी से हो जाएगी, इसलिए इसी तारीख से अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा होगी। इससे पहले सुरक्षा प्लान का बाकायदा रिहर्सल भी किया जाएगा, क्योंकि पीएम के आने से पहले अयोध्या की पूरी सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी के हाथों में चली जाएगी। 16 जनवरी से ही अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा एसपीजी करेगी। क्या खरमास के बाद बिहार में फिर कोई बड़ा सियासी फेरबदल होगा? ये सवाल पटना से दिल्ली तक गूंज रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें हैं और चर्चा ये है कि इंडिया गठबंधन में उन्हें अहमियत नहीं मिल रही और खरमास के बाद बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। नीतीश के करीबी नेताओं के बयान भी कुछ बदले बदले से। 14 जनवरी के बाद कि या तो पलटी मारेंगे, न एनडीए में जाएंगे न राजद में रहेंगे, वो स्वतंत्र रूप में पार्लियामेंट के साथ चुनाव लड़ाने का बात करेंगे और असेंबली भंग कर सकते हैं। क्या बिहार में फिर खेला होने वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलने वाले हैं? नीतीश के मन में क्या चल रहा है? ये सवाल बिहार ही नहीं देश की सियासत में गूंज रहा है। इसकी वजह खुद नीतीश है। नीतीश कभी मोदी विरोधी मोर्चे के सूत्रधार थे, लेकिन जिस अंदाज में उनके करीबी इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बता रहे हैं, उससे अटकलों का दौर शुरू हो गया है। लोगों का मानना है कि सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है। इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। यही हम लोग। विजय चौधरी की जुबान पर वही शब्द हैं जो इंडिया गठबंधन के विरोधी बोलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या नीतीश और इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है? इस तल्खी की बड़ी वजह सीटों का पेंच है। बिहार में महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन जेडीयू ने 17 सीटों पर दावा ठोक दिया है। जेडीयू का कहना है कि 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 2019 में 16 सीटें जीती थी, 2024 में भी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। इस दावे के साथ ही सीट बंटवारे के लिए जेडीयू कांग्रेस को दोषी भी ठहरा रही है। पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है। नीतीश की नाराजगी की ये सबसे बड़ी वजह है। इसे ऐसे समझिए कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। जेडीयू 17 सीटों पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस ने 10 सीटों पर दावा किया है। सीपीआई एमएल की दावेदारी 5 सीटों पर है। सीपीआई 3 सीटों पर दावा कर रही है। इन पार्टियों की दावेदारी 35 सीटों पर है। ऐसे में आरजेडी क्या सिर्फ 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी? सीट बंटवारे का यही पेंच नीतीश को परेशान कर रहा है। हालांकि नीतीश कह रहे हैं कि सब सुलझ जाएगा। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करो। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करो। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। नीतीश की नाराजगी की वजह सिर्फ सीटों का बंटवारा ही नहीं है, वजह इंडिया गठबंधन में अनदेखी भी है।
नीतीश की पहल पर ही पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को हुई थी। 17-18 जुलाई को गठबंधन की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में तीसरी बैठक हुई। 19 दिसंबर को दिल्ली में चौथी बैठक हुई। जेडीयू को उम्मीद थी कि विपक्षी गठबंधन नीतीश को संयोजक और पीएम पद का उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जेडीयू नेता नाराजगी भी जता रहे हैं। कांग्रेस वाले भी वही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, आरजेडी वाले वही कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। जब सब लोग कह रहे हैं तो अनुभवी लोग को न प्रधानमंत्री का और उनका पूरा देश में छवि है, उसका लाभ उठाना चाहिए। तो अब तक तो ये लोग इस बात पर निर्णय लिए नहीं है, तो निर्णय जब नहीं लिए हैं तो इसका तो फायदा किसी न किसी को होगा। नीतीश खेमे में अनदेखी की इस शिकायत के साथ भविष्य की चिंता भी है। दरअसल ये पहली बार है जब नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग लड़ा था। तब जेडीयू 38 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 2 सीटें जीती थी। 2019 का लोकसभा चुनाव जेडीयू ने बीजेपी के साथ लड़ा था। जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी और 16 सीटों पर जीत गई थी। यानी बीजेपी के साथ जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहद शानदार रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इसलिए नीतीश का मन डोल रहा है? 14 जनवरी के बाद कि या तो पलटी मारेंगे तो पलटी मार करके एनडीए में जाना चाहेंगे, लेकिन एनडीए में उनका दरवाज़ा बंद है। तो शायद उनको ये भी एक विकल्प है कि न एनडीए में जाएंगे न राजद में रहेंगे, वो स्वतंत्र रूप में पार्लियामेंट के साथ चुनाव लड़ाने का बात करेंगे और असेंबली भंग कर सकते हैं। नीतीश बाबू आप तो भगवान राम के वंशज हैं, लवकुश हैं, और लालू प्रसाद जी भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जो दुनिया में माने जाते हैं कि भगवान राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। इसके बावजूद कोई नहीं जाना चाहता है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हम सनातन के समर्थक हैं। दरअसल बिहार में बड़े सियासी हलचल की अटकलें भी तेज हैं। चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा तो नीतीश की बार्गेनिंग पावर घटेगी। नीतीश पर सीएम की कुर्सी तेजस्वी को सौंपने का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नीतीश खरमास के बाद बड़ा फैसला लेंगे? और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।